Hello everyone, we are going to solve H.C. Verma question number 64, the last questions of work energy theorem today. It is based on the very basic concepts. The problem statement, and you can see here, is that a smooth sphere of radius r is made to translate in a straight line. फर्स्ट पहले समझ जाएंगे ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है. जैसे स्फेयर है, अगर ये ट्रांसलेट करेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि रोलिंग स्टार्ट कर देगा. जो टायर का चक्का रोल करता है इस तरह से स्टार्ट कर देगा. इट जस्ट सिंपली ट्रांसलेटिंग. ठीक है, सो विद ए स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए. एक स्फेयर है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए के साथ ट्रांसलेट हो रहा है, और ये स्फेयर क्या है? ये स्मूथ स्फेयर है. इसके सरफेस पे कोई भी फ्रिक्शंस अवेलेबल नहीं है. ठीक है, ए पार्टिकल is kept on the top of the sphere, ठीक है, and is released from there at a zero velocity with respect to sphere. स्फेयर के रिस्पेक्ट में वो पार्टिकल जीरो वेलोसिटी से रिलीज किया जाता है, मतलब छोड़ा जाता है. Find the speed of the particle as a function of the angle theta it slides on the sphere. ठीक है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझ जाए तो ये स्फेयर हमारा क्या है, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रांसलेट कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ए. ठीक है, अब एक्सेलरेशन ए से ट्रांसलेट कर रहा है, और अगर ये ए एक्सेलरेशन के साथ ट्रांसलेट कर रहा है, इसका मतलब है कि इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसके पास जो वेलोसिटी वी होगी, वो कॉन्टिन्यूसली क्या होगी, इंक्रीज कर रही होगी. किसी पर्टिकुलर टाइम, मान लो टी टाइम पे, अगर इस पर एक ब्लॉक रखा जाता है, एक ऑब्जेक्ट रखा जाता है, और कहा जा रहा है कि उस ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम देयर at a zero velocity with respect to the sphere. तो कहने का मतलब ये है कि सपोज करो कि जो स्फेयर है वो ट्रांसलेट हो रहा है, वो एक्सेलरेटिंग है, तो टी टाइम स्टैंड पे इसके पास एक पर्टिकुलर वेलोसिटी मान लो v है. ठीक है, v है इसके पास एक वेलोसिटी. तो इस स्फेयर के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, रेस्ट में रिलीज किया जा रहा है, इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट के पास भी एक वेलोसिटी होगी v, जो सेम डायरेक्शन में होगी एज इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द स्फेयर. जो वेलोसिटी का डायरेक्शन इस स्फेयर का होगा, वही वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इस छोटे से ऑब्जेक्ट का होगा जो टॉप ऑफ द स्फेयर पे है. तभी जाके हम कह सकते हैं कि इसको रेस्ट से रिलीज किया गया विथ रिस्पेक्ट टू द स्फेयर. स्फेयर के रिस्पेक्ट में रेस्ट से रिलीज करने का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ जाए कि अगर ये कह रहा है कि स्फेयर के रिस्पेक्ट में पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज किया गया, इसका मतलब उस पार्टिकल के पास भी सेम वेलोसिटी होगी जो इस स्फेयर के पास थी. तो v वेलोसिटी थी, तो इसके पास भी ऐसा कह सकते हैं कि इसके पास भी v वेलोसिटी होगी. ठीक है, ये जो v वेलोसिटी है ये ग्राउंड ऑब्जर्वर कह रहा है. ठीक है, ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसके पास अगर v वेलोसिटीज है तो इसके पास भी v वेलोसिटीज होगी, तभी स्फेयर के रिस्पेक्ट में जो है सो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रिलीज होता हुआ मालूम पड़ेगा. इस बेसिक कंसेप्ट को समझ जाए. तो ये जो v मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है, ये है इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में. अगर आप स्फेयर के रिस्पेक्ट में सोचें तो स्फेयर के रिस्पेक्ट में अगर स्फेयर पे जाके बैठ जाएंगे तो आपको क्या लगेगा, स्फेयर भी रेस्ट में दिखेगा और ये ऑब्जेक्ट भी रेस्ट में दिखेगा. तो स्फेयर के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं दिखाई देगी. ठीक है, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको जो वेलोसिटी स्फेयर की होगी वही वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की होगी. क्यों? क्योंकि ये जो स्फेयर है वो एक्सेलरेटिंग है, इसका वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा होगा या चेंज हो रहा होगा. ठीक है, अब कह सकते हैं गैजेस की, आपसे कहा जा रहा है गैजेस की फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ एंगल थीटा इट स्लाइड्स. तो देखो ये जो स्फेयर है एक्चुअली में ये क्या है, ये एक्सीलरेटिंग है, ए एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कर रहा है. तो इसका मतलब इस स्फेयर की वेलोसिटी जो होगी, v की जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही होगी. क्या हो रही होगी? इंक्रीज कर रही होगी. लेकिन इस ऑब्जेक्ट को जब इसको v वेलोसिटी से रिलीज किया गया, और ये सरफेस जो यहाँ है स्फेयर के साथ वो क्या है, स्मूथ सरफेस है. ठीक है, स्मूथ सरफेस है. तो ये बात क्लियर हो रही है कि इसकी वेलोसिटी तो v यहाँ कांस्टेंट ही रहेगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी. तो स्फेयर के रिस्पेक्ट में मतलब इस ऑब्जर्वर को जो स्फेयर पे बैठा हुआ है उसको लगेगा क्या कि इसकी वेलोसिटी ये इधर की ओर मूव कर रहा है. ठीक है, ये इधर की ओर स्लाइड करता हुआ इस ऑब्जर्वर को
दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि चूंकि इस स्फीयर की जो स्पीड है वो एक्सेलरेशन की वजह से कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करेगी, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगी। तो और ये जो वेलोसिटी v है ये क्या होगा, इनिशियली जो वेलोसिटी v होगी वही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे सरफेस क्या है, स्मूथ है। ये सरफेस जो है फ्रिक्शन होता तो इसके वेलोसिटी में जो डिफरेंसेस होता है अकॉर्डिंगली फ्रिक्शन की वजह से इस पार्टिकल के वेलोसिटी में भी ट्रांसफर होता है, लेकिन ये तो फ्रिक्शनल लेस है। तो ऐसा होगा कि इस ऑब्जर्वर को जो यहाँ स्फीयर पे बैठा हुआ है उसको लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो स्लाइडिंग स्फीयर के रिस्पेक्ट में किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी। और साथ में ये भी क्लियर है कि जो पार्टिकल है वो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में लगेगा कि ये सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में है। लगेगा किसको, इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में स्लाइड कर रही है, स्फीयर पे स्लाइड कर रही है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, मतलब क्या है क्या चीज हम मांगते हैं टी पे, या किसी पर्टिकुलर मान लो कि ये थीटा एंगल स्लाइड कर गया, ये जो पार्टिकल है वो थीटा एंगल स्लाइड कर गया और स्लाइड करके ये पार्टिकल सपोज करो यहाँ आ गया। द पार्टिकल हैज स्लाइड एन एंगल थीटा, ठीक है, इस थीटा एंगल से ये पार्टिकल स्लाइड कर गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसके पास जो अब स्पीड होगी, मान लो इसके पास स्पीड, मान लो ये स्पीड जो है हम बोलते हैं कि ये यहाँ v प्राइम बोलते हैं या v1 बोलते हैं। हम ये एज्यूम करते हैं कि थीटा एंगल पे स्पीड क्या है इसकी, v1 है। तो ये जो v1 स्पीड है वो क्या होगी, तो एक चीज़ समझ जाओ, स्फीयर के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट की कोई वेलोसिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्फीयर के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है इनिशियली, ठीक है। ये जो वेलोसिटी में शो कर रहा था वो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में शो कर रहा था। तो आप समझ में आ गया कि इस ऑब्जर्वर के लिए ये स्पीड क्या होगा, यहाँ स्पीड 0 होगा और यहाँ स्पीड जो है सो v1 होगा, ठीक है। मैंने काफ़ी बार v यूज़ कर लिया इसलिए मैं यहाँ v1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब देखो, जब आपसे पूछा जाए कि स्पीड क्या होगा तो हम एक चीज़ जानते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम मुझे क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी थ्योरम, ठीक है। अगर इसको देखो तो इसके हिसाब से क्या कहता है कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ थीटा एंगल डिस्प्लेस हुआ तो जो टोटल वर्क डन हुआ इस ऑब्जेक्ट पे, जो भी सारे फोर्सेस लग रहे थे, भाई क्या क्या फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, अगर आपको वो निकालना है तो देखो क्या है। एक तो इस अगर किसी पर्टिकुलर थीटा एंगल पे देखते हैं तो यहाँ पे एक इसका वेट mg ऐसे काम कर रहा होगा। ये जो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, ये जो फोर्सेस को मैं शो कर रहा हूँ, मैं इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में शो कर रहा हूँ। ये ऑब्जर्वर मेरा एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम, एक एक्सेलरेटिंग स्फीयर पर बैठा हुआ है, इसीलिए यहाँ सूडो फोर्स भी इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट पे हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है इन नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ करके। तो एक तो वेट mg लग रहा होगा, दूसरा ये जो आपका सरफेस है ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड रेडियली आउटवर्ड अप्लाई कर रहा होगा, और तीसरा एक फोर्स लग रहा होगा क्योंकि ये जो आपका फ्रेम है वो a एक्सीलरेशन के साथ टुवार्ड्स राइट एक्सीलरेट कर रहा है, तो इस पर एक सूडो फोर्स मैं लगाऊंगा m टाइम्स ऑफ a। आगे बात समझ में? तो फोर्सेस कौन कौन से एक्ट कर रहे हैं, एक तो सूडो फोर्स ma एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n एक्ट कर रहा है, एक mg एक्ट कर रहा है। यही तीन फोर्स जो है सो इस जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ स्लाइड हुआ होगा तो इस पे एक काम किए होंगे ये तीन फोर्सेस मिल करके। तो मैं कह सकता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम से कि वर्क डन बाय ऑन फोर्सेस W टोटल, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल के, मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये मैं जो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ मैं इस फ्रेम में बैठ के अप्लाई कर रहा हूँ जो हमारा एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है। तो W टोटल क्या हो गया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mg प्लस work done by normal reaction force plus work done by pseudo force ma, and this is equal to final kinetic energy। तो हमने माना कि v1 वेलोसिटी है तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाफ m इंटू v1 पे स्क्वायर। और इनिशियली जब ये ऑब्जेक्ट था, ये इनिशियल पोजीशन था, इस समय स्फीयर के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 हो जाएगी। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको जो है सो। तो यहाँ देखो कि मैंने वो काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया किस अंतराल में, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से थीटा एंगल डिस्प्लेस हुआ, तो थीटा एंगल डिस्प्लेस हुआ तो ये वैल्यू आया। अब देखो आप एक चीज़ जानते हो कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, या कहीं ना कहीं लिख सकते हो एफ डी कॉस थीटा,
या इसको लिख सकते हो फोर्स और इनटू क्या चीज, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्या चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ और फोर्स के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन आपको वर्क डन दे देता है। तो यहाँ देखो, अगर आपसे मैं पूछूं कि वर्क डन बाय mg क्या हुआ, तो देखो थीटा जब डिस्प्लेस्ड हो गया यहाँ से यहाँ, तो mg क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, यहाँ mg कैसे लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा। तो mg की डायरेक्शन पर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, अगर इसको मिलाओ ऐसे, तो ये जो प्रॉपर है यही डिस्टेंस हुआ mg के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू निकालो तो ये टोटल हो गया r, और ये रेडियस है, तो ये जो लेंथ होगा, इतना जो लेंथ होगा, ये क्या होगा, r cos थीटा। तो कहीं ना कहीं इस लेंथ को लिख सकते हो तुम कितना, तो रेडियस r माइनस यहाँ से r cos थीटा, मतलब r इंटू 1 माइनस cos ऑफ थीटा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि mg की डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल मतलब वेट की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो r इंटू 1 माइनस cos थीटा का डिस्प्लेसमेंट हुआ, और आपको वेट का वैल्यू पता है mg, तो तुम निकाल सकते हो वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू व्हाट, m इंटू जी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो r इंटू 1 माइनस cos थीटा। दिस इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट स्लाइड्स एट एन एंगल थीटा। यहाँ से यहाँ स्लाइड कर गया तो ग्रेविटी ने उस ऑब्जेक्ट पे इतना काम किया। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान हमेशा ही क्या लगेगा, रेडियली आउटवर्ड लगेगा, ऐसे लगेगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के, ये हमेशा क्या होगा, तो नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसलिए आप कह सकते हो कि वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा। और वर्क डन बाय जो MA है सूडो फोर्स, तो देखो सूडो फोर्स किधर लग रहा है, आप यहाँ देखो, आपको क्लियर कर दिख रहा है कि सूडो फोर्स, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रांसलेट हो रहा है, तो सूडो फोर्स आपको इधर लग रहा है ऐसे। तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन में जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया तो कितना डिस्प्लेस हुआ, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स। यहाँ से जब ऑब्जेक्ट यहाँ आया तो एक्चुअली में यही डिस्प्लेसमेंट हुआ सूडो फोर्स के डायरेक्शन में। और अगर आप देखो तो ये एंगल 90 अगर है, ठीक है, ये एंगल क्या है, 90 है, तो तुम ये कैसे निकाल सकते हो, सिंपल सा ट्राइंगल बना, ये रहा, ये देखो ऐसा एक ट्राइंगल बन गया, ये और ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, ये हो गया r, ठीक है। और ये सपोज करो कि ये मान लो x डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो तुम ये लिख सकते हो, यहाँ से देखो ये r और ये एंगल हो गया यहाँ से थीटा, ठीक है। तो तुम ये लिख सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू x बाई r, और इसलिए x इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो कह सकते हो तुम कि जो MA मतलब सूडो फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो r साइन थीटा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड तुमको पता है, m इंटू a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स। m क्या है, तो मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इंटू a जो क्या है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम, a है, m इंटू a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सूडो फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, तो इंटू r साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ m इंटू v1 पे स्क्वायर, ठीक है। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, m से काट दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस a इंटू r साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू v1 पे स्क्वायर। तो जो v1 की वैल्यू होगी, अगर आप निकालो यहाँ से v1 की वैल्यू, तो v1 इज इक्वल टू रूट अंडर, v1 इज इक्वल टू रूट अंडर, ठीक है। अब यहाँ से रूट अंडर है, r कॉमन ले लो, ठीक है, ट्वाइस ऑफ r हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना आ गया, g, ठीक है, ये g आ गया माइनस g cos थीटा, g cos थीटा, ठीक है। और ये दो तो ऐसे था ना, यहाँ पर 2 ऐसे था, g cos थीटा, अब प्लस यहाँ से तो r कॉमन ले लिया तो a sin थीटा, ठीक है, sin थीटा, एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ, यही आपको निकालने के लिए कह रहा है कि ये v1 जो होगा यही होगा इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी व्हेन इट स्लाइड्स। ये जो v1 है इसकी वैल्यू होगी v1,
ये इसकी वैल्यू होगी। तो तुमने वर्क एनर्जी थ्योरम से बड़ा आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। पर ऐसा नहीं है कि ये सवाल केवल वर्क एनर्जी थ्योरम से ही सॉल्व होगा, तुम नॉर्मल काइनेमेटिक्स का भी इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आइए चलिए हम लोग दूसरा प्रोसेस भी देखते हैं जिसके थ्रू हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उस प्रोसेस के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। ये आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा प्रोसेस पे हम लोग थोड़ा वर्कआउट करते हैं। ये भी आपके कंसेप्ट को बेटर बनाएगा। हालांकि आंसर तो निकल गया, बहुत लोग आंसर के फिराक में ही रहते हैं। तो ये देखिए, ये आपका स्फीयर है, ठीक है, दिस वाज योर स्फीयर। आप एक्यूरेट बना लीजिएगा, मेरे से यही बन पा रहा है। दिस इज योर स्फीयर। अब मैं कह रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट जो टॉप पे था, यहाँ से स्लाइड होकर के ये एंगल थीटा यहाँ आ गया। ठीक है, ये जो था ये क्या था, दिस वाज द रेडियस आर, और यहाँ से ये थीटा एंगल स्लाइड हो गया। ठीक है, तो थीटा एंगल जब स्लाइड हो गया, अब देखो इस पे फोर्सेस क्या क्या है। इस पे जो फोर्सेस काम कर रहे हैं तुमको क्लियर कट है। एक फोर्स इस पे mg ऐसे ऐड कर रहा होगा, दिख रहा है। दूसरा फोर्स जो कि ये एक्सेलरेटिंग स्फीयर है, ए से एक्सेलरेट कर रहा है, और हम इस पे जो काम कर रहे हैं वो यहाँ से बैठ करके काम कर रहे हैं। ठीक है, स्फीयर पर बैठ करके काम कर रहे हैं। तो स्फीयर पर बैठ के काम कर रहे हैं, तो इस पे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा जो इस ऑब्जेक्ट का मास इंटू इसके एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। साथ में एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये अपवर्ड लगा रहा होगा इस पे एन इधर लग रहा होगा। ठीक है, अब जरा एंगल को समझ लो। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो गौर से देखिएगा क्या चीज कि इफ दिस इज थीटा, ये देखो ये है थीटा। अब देखो टेंजेंशियल डायरेक्शन में देखो, यहाँ पे दो डायरेक्शन हुआ, एक हुआ ये टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है, ये हो गया टेंजेंशियल डायरेक्शन, और एक हो गया नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये थीटा हो गया, तो टेंजेंशियल के साथ जो ये एंगल बन रहा होगा ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। और अगर ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा होगा। और अगर ये थीटा हो गया तो ये नॉर्मल है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया, ये सिंपल सा एंगल का कंसेप्ट है। तो आप देखो जो फोर्सेज ऐड कर रहे हैं, एम ए का एक कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, यहाँ पे एम ए साइन थीटा। ठीक है, एक कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन में, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन के साथ साथ एक कंपोनेंट इधर आएगा। दूसरा एम ए का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, वो क्या होगा, एम ए कॉस थीटा। फिर एम जी का कंपोनेंट देखो, तो एम जी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा एम जी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट एम जी का इस डायरेक्शन में होगा जिसको तुम लिख सकते हो एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो सारे फोर्सेस आपको दिख रहे हैं। तो जो सर्कुलर मोशन में अगर ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड कर रहा है, तो कौन सी पाथ को फॉलो कर रहा है, सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। तो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट सेंटर के टुवार्ड्स क्या होगा, एक्सेलरेटिंग होगा, एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन सेंटर के टुवार्ड्स होगा। तो हम लिख सकते हैं इस चीज़ को कि एम जी कॉस थीटा, ठीक है, माइनस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन, और माइनस एम ए साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू, इस मूवमेंट पे जब ऑब्जेक्ट है, अगर इसके पास जो स्पीड है मान लो v है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं m इंटू वी स्क्वायर बाई रेडियस r। ठीक है, ये सिंपल सा सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट है। इक्वेशन वो ये हो गया। और अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में देखो तो दो फोर्सेस लग रहे हैं, एम ए कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू तो मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो कहने का मतलब दूसरा क्या होगा, तो एम ए कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये रिजल्टेंट फोर्स है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो ये जो दोनों फोर्सेस है ये किसके बराबर होगा, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो 80 है, ठीक है, इसके बराबर होगा। तो अब देखो यहाँ से कि ये 80 के बराबर होगा। तो अब आप m से m काट दो तो क्या लिख सकते हो, 80 इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस यहाँ से g साइन थीटा। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, आपसे तो स्पीड पूछा गया है तो आपने तो एक्सेलरेशन निकाला। अब इस एक्सेलरेशन को तुम लिख सकते हो v इंटू डी वी बाई ये जो dx है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है हम आर्क लेंथ s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x है अगर, तो तुम dv बाई यहाँ से dx लिखोगे, एंड दिस इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस g साइन थीटा। अब देखो कहीं ना कहीं अगर तुम x को देखो तो x क्या होगा, रेडियस r है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, x बाई r, इसलिए x इज इक्वल टू क्या होता है, r इंटू यहाँ पे थीटा होता है। तो dx इज इक्वल टू क्या होगा,
आर इंटू डी थीटा होगा। इसलिए यहाँ जो तुमने डी एक्स लिखा उसको लिख सकते हो वी डी वी बाई आर इंटू डी थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा। गुड, सिंपल सा लगा, कंसेप्ट लगा रहा हूँ। अब यहाँ से देखो तो तुम इसको लिख सकते हो ऐसे कि वी डी वी इज इक्वल टू आर तो कॉन्स्टेंट है, कॉमन ले लो आर, और उसके बाद ए कॉस थीटा इंटू यहाँ पे डी थीटा प्लस जी साइन थीटा इंटू यहाँ पे डी थीटा। ठीक है, क्लियर है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है, ये वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी तो हमें पूछा जा रहा है सवाल में, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। इनिशियली वो रेस्ट में था तो इसके पास कोई टेंजेंशियल वेलोसिटी थी नहीं, और फिर इसके पास वी वेलोसिटी आ गई, ये लिमिट होगा। थीटा की वैल्यू देखो, यहाँ पे थीटा रेस्ट में था तो 0 होगा, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर थीटा एंगल होगा, तो ये आर कॉमन हो जाएगा। ये कितना निकलेगा, ए यहाँ से साइन थीटा और माइनस ऑफ जी यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, मतलब माइनस ऑफ कॉस थीटा आएगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन में, और 0 से यहाँ पे तुम लिखोगे इसको थीटा। इसको सॉल्व करो, आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस यहाँ से जी कॉस थीटा। ठीक है, और जब 0 डालोगे तो ये प्लस यहाँ से ये जी आ जाएगा, तो तुम इसको लिख सकते हो आर इंटू यहाँ से ए साइन थीटा और प्लस जी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, तो वी स्क्वायर की, वी स्क्वायर बाई 2, इसको इंटीग्रेट करो क्या होगा, वी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू क्या आएगी, वी स्क्वायर बाई 2, तो वी की वैल्यू डालने के बाद, तो इसलिए वी लिखोगे तो क्या लिखोगे, रूट अंडर ट्वाइस ऑफ आर इंटू ए साइन थीटा प्लस जी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप देख क्या रहे हो कि आपने वैल्यू तो दोनों कंसेप्ट से निकाल लिया, लेकिन आपको इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ा। वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करके आप इस कैलकुलेशंस को काफ़ी इजीली डिराइव कर सकते थे। थैंक यू वेरी मच।